कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को निशा नैयर का नमस्कार। कोरोना से जंग, जनता के संग। श्रोताओं, लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जहां एक तरफ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में रियायतों का सिलसिला जारी है, वहीं राज्यों की परस्पर सहमति से श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके लिए ट्रेनों को योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। वे लोग जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा जारी लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राज्य सरकारों द्वारा ये भी कहा गया है कि जो जहां हैं वे वहीं के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलेगी, ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 ट्रेनों को चरणबद्ध किया है। वे ट्रेनें हैं पठानकोट पंजाब से चांपा, साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए 2 ट्रेनें, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलासपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रायपुर के लिए 3 ट्रेनें, लखनऊ से भाटापारा के लिए 2 ट्रेन और मुजफ्फरपुर बिहार से रायपुर और दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेनें शामिल हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ वापसी के इच्छुक व्यक्ति cglabour.nic.in/covid-19 migrant registration service e.aspx में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है 0771 2443 809 और 9109849992। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इन ट्रेनों की आधिकारिक समय सारणी घोषित कर दी गई है और इनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 11 मई को अहमदाबाद से ऐसे ही श्रमिकों और उनके परिवारों को लेकर एक विशेष ट्रेन बिलासपुर पहुंची। इस बारे में हमारे बिलासपुर संवाददाता रवि शुक्ला ने बताया। 2 माह से प्रदेश में ठहरी हुई जिंदगी ने छत्तीसगढ़ के लिए रेल की सीटी बजते ही दोबारा जिंदगी की रफ्तार पकड़ ली। जब उन्हें यह पता चला कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। 2 माह से लॉकडाउन में फंसे मस्तूरी विकासखंड के ग्राम सरगवा के लाभो बघेल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से सफर तय कर बिलासपुर पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद अपने गांव में होगा। आज ट्रेन से उतरे श्रमिकों ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार माना और बिलासपुर जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की। लाभो बघेल गुजरात में फंसे उन 1208 श्रमिकों में से है जो एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई स्पेशल ट्रेन से आज वापस बिलासपुर पहुंचा है। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी एवं संतोष का भाव था। बघेल ने बताया, शाम 4 बजे अहमदाबाद से ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में सभी को सामाजिक दूरी के साथ आरामदायक सीट दे दी गई। रास्ते में भोजन पानी की व्यवस्था की गई। स्पेशल ट्रेन होने के कारण बहुत कम समय में बिलासपुर पहुंच गई। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद बस में बैठकर गांव जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुशी खुशी निर्धारित समय तक गांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। इसी तरह तखतपुर विकासखंड के खजूरी की चमेली, सुमेरित लाल, बिल्हा विकासखंड के ग्राम दुर्गाडी के राजप्रसाद, फूलबाई, प्रियंका, ग्राम झाल के रामचंद, हसीना कुमारी, बेलतरा के योगेश सहित अन्य श्रमिकों ने अपने गांव पहुंचने पर खुशी जाहिर की। आज सुबह जैसे ही 1200 से अधिक प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन लेकर बिलासपुर पहुंची, अपने छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखते हुए मजदूरों के चेहरे खिल गए। यहाँ पहुंचने के बाद जिला प्रशासन की व्यवस्था के तहत श्रमिकों को ट्रेन के भीतर ही सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर चेहरे पर मास्क लगाकर सभी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उतरे। ट्रेन की 4-4 बोगियों से बारी बारी कर उन्हें उतारा गया, भोजन कराया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी श्रमिकों का थर्मल स्कैनिंग करने का काम शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए 24 टीम तथा 160 डॉक्टर एवं स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। संदिग्ध लोगों का सैंपल लेकर वायरल टेस्टिंग, रैपिड टेस्ट की भी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात श्रमिकों को उनके गृह ग्राम रवाना किया गया, जहां गांव के बाहर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रहेंगे। जिले में कुल 1000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। संदिग्ध लोगों के लिए 1260 बिस्तरों का 17 आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। श्रमिकों को पहुंचाने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 60 बसों की व्यवस्था की गई। मस्तूरी और बिल्हा के लिए 20-20, तखतपुर कोटा के लिए 5-5 तथा 10 बसों को रिजर्व में रखा गया था। साथ ही स्टेशन में 108-102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 4-54 व्यवस्था की गई। रेलवे प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हमेशा सचेत किया जाता रहा। बिलासपुर पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली।
श्रोताओं, हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना से जंग लगातार जारी है। जहां एक तरफ संक्रमित लोग मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा उनके स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है। कवर्धा जिले की कोरोना विजेता से बात की हमारे संवाददाता सुरेश श्रीवास्तव ने। रामवती यादव ग्राम चमारी से थाना मोरेंगा खा रहे और मैं कमाए बर बाहर गे रहे हूँ हैदराबाद ले आए हूँ तो 14 दिन मोला तो कहाँ रुके रेंगा खार में रेंगा खार में 14 दिन तक के वहाँ रुका। और बाद में फिर वहाँ 14 दिन के बाद में हाथ पैर में भी दर्द नहीं, ये पता नहीं सर हमको, मोला हाथ पैर में भी दर्द नहीं, ना कुछ चक्कर सी भी नहीं, ना जर नहीं, बुखार नहीं, कुछ नहीं सर, कोई लक्षण नहीं। खाली यहाँ ले डॉक्टर गए, इलाज करी और पॉजिटिव केस आया। हाँ सर, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हाँ पॉजिटिव रिपोर्ट सर। हाँ, उसके बाद कहाँ भेज दिए? रायपुर भेज दिए। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर फोन लगाई सर, तो फिर बताइए पॉजिटिव है रिपोर्ट ऐसे करके। और बाद में रात फिर हम एम्बुलेंस गई और फिर हम रख के रायपुर लाइन सर। रायपुर में से कोई डरने वाले बात ही नहीं है कि हम जाबो वहाँ तो हमारे इलाज हो सकी तो नहीं, हम ऐसे कुछ डरने के बाद नहीं है। वहाँ जाबे तो बहुत रायपुर जाने के बाद, रायपुर में जाने के बाद तो वहाँ हमारी इलाज हुई मस्त। हाँ। और कितना दिन रहे रायपुर में? रायपुर में हम 5 दिन रहे सर। वहाँ से 9 तारीख के भी यहाँ कवर्धा, रात में कवर्धा डाले। वहाँ खाना पीना ठीक मिलता? हाँ खाना पीना ठीक। क्या मिलता था खाना पीना? खाना पीना में सुबह टाइम चाय और नाश्ता और 9-10 बजे केला, फिर खाना और फिर 4 बजे चाय नाश्ता सर। और वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा इलाज करी और अच्छा से ध्यान भी रखता है सर। बच्चा के भी मोर और मोर दोनों साथी के भी। वहाँ कब आए? कवर्धा कब आए? वहाँ से 9 तारीख रात में। यहाँ कैसे लग रहे हैं? यहाँ हमको अच्छा लगा। ठीक ठाक है व्यवस्था? हाँ। खाना पीना ठीक ठाक? हाँ सब कुछ ठीक है। श्रोताओं, इस लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में केंद्रीय भविष्य निधि संगठन की भूमिका अग्रणी है। इस संगठन ने अपने सदस्यों को उनकी जमा पूंजी का 75% आवेदन करने के 24 से 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री जय कुमार जी से बातचीत की। सर, कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने हितग्राहियों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है? देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन है जी। तो ऐसी वैश्विक महामारी के समय जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो गई है जी, तो हमारे ज्यादातर जो मेंबर हैं वो तो वर्किंग क्लास के हैं जी हाँ। तो उनको मदद देने के लिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं जी। पहला प्रयास है कि जो वर्कर्स हैं जी, जो एम्प्लॉई हैं उनको अपने भविष्य निधि से निकासी के लिए जी, एक अग्रिम के तौर पर नॉन रिफंडेबल एडवांस जिसे हम कहते हैं जी, उसका प्रोविजन लाया गया है। जैसे पहले भी भविष्य निधि से लोग अपने कुछ विशेष जरूरतों के लिए जैसे मकान के लिए, घर में कोई शादी है, बच्चे की शिक्षा है या अपनी ही शादी है या कोई लोन है उसे चुकाना है, इन सबों के लिए निकासी का प्रावधान था, अग्रिम निकासी का जी। तो कोविड-19 के महामारी घोषित होने के बाद माननीय श्रम मंत्री जी और हमारे केंद्रीय भविष्य निधि आयोग जैसे उच्चाधिकारी और ट्रस्टी लोगों ने एक विशेष प्रावधान लाया 68L
यानी अब किसी भी महामारी के समय जी कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य निधि से अपनी मासिक आमदनी का 3 गुना यानी 3 महीने के सैलरी के बराबर जी या भविष्य निधि के खाते में उसके क्रेडिट में जो भी अमाउंट है, बैलेंस है, जी उसका 3/4 यानी 75% या जितनी उसकी आवश्यकता है, जी इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा उसकी वो एक बार निकासी कर सकता है जी बिना किसी दस्तावेज के। इसका ऑनलाइन आवेदन है जी और इन आवेदनों को बहुत ही अति विशेष आवेदनों के तौर पर 2 कार्य दिवस के भीतर, 2 से 3 कार्य दिवस के भीतर इसका निपटारा किया जाता है। जी और अभी तक 1 मिलियन यानी आप समझिए 10 लाख से ज्यादा ऐसे दावों का भुगतान पिछले 20-25 दिनों में जी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पूरे भारतवर्ष में किया है अपने 135 कार्यालयों के द्वारा। जी इस ढंग के दावों के अविलंब निष्पादन के लिए, जी जबकि हमारे कार्यालय में कर्मचारी भी पूरी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, जी हाँ हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ रहा है। जी हर राज्य में, हर शहर में अलग अलग परिस्थिति है, तो शिफ्टों में हम काम कर रहे हैं ताकि ऐसे दावों का हम अग्रिम भुगतान कर सकें। तो ये तो पहली चीज हुई जो ईपीएफ के मेंबर हैं उनके लिए है, वर्किंग क्लास है। जी दूसरा एक विशेष प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जी हाँ जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 मार्च को जिसकी घोषणा की थी, जी उस गरीब कल्याण योजना का एक भाग भविष्य निधि संगठन से भी जुड़ा हुआ है। जी ये ऐसा है कि ये मूलतः छोटी कंपनियों के लिए है, यानी जिनको आर्थिक रूप से जो बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, जिनकी कैपिटल का रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं होता है। जी तो ऐसे सभी संस्थान जहां पिछले 6 महीने में जी 100 या उससे कम वर्कर्स थे जी और उन 100 में से 90% वर्कर्स या कर्मचारी जी 15,000 तक की सैलरी उन्हें मिली थी। और यह सैलरी यानी वेतन का वही मतलब है जो ईपीएफ एक्ट में होता है। जी तो ऐसी कंपनियों को उनके भविष्य निधि का भुगतान यानी कर्मचारी की जो सैलरी है उसका 12% और जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देते हैं वो 12%। तो आप जोड़ ले 24% है, उसका भुगतान या उसका वहन भारत सरकार खुद करेगी, जी बशर्ते वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे दें जी और उसकी डिक्लेरेशन या घोषणा हमारे यहाँ रिटर्न फाइल करने में कर दें। जी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के भीतर जी मार्च और अप्रैल मिला के तकरीबन 2500 के आसपास संस्थानों ने जो भविष्य निधि से जुड़े हैं जी और जिनमें कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे कम थी, जी उन्होंने इसका लाभ उठाया है और जिसके तहत 6 करोड़ 28 लाख के आसपास की राशि जी जो भविष्य निधि में उनका अंशदान होता था, उनका और उनके कर्मचारियों का, उसका वहन भारत सरकार कर चुकी है। और हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3,000 से 3,200 तक संस्थान हैं जो इस दायरे में आते थे, इस परिभाषा की दायरे में जो लाभ ले सकते हैं, अभी उन्होंने लाभ नहीं लिया है। तो हम उनसे आह्वान करेंगे कि इस ढंग की विशेष परिस्थिति में जब उन्हीं के लिए ऐसे अंशदान किए वहन की व्यवस्था भारत सरकार ने की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, तो वो उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ क्योंकि ये लाभ 3 महीनों के लिए था, मार्च जिसकी सैलरी मार्च में पे हुई और रिटर्न अप्रैल में फाइल हुआ, अप्रैल की सैलरी जिसका रिटर्न मई में फाइल होगा और मई की सैलरी जिसका रिटर्न जून में फाइल होगा। तो चूंकि ये मार्च की सैलरी के बाद उसका रिटर्न अप्रैल में फाइल होता है, तो अप्रैल 15 तक फाइल करना था। तो इस योजना का लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं नियोक्तागण। तो मार्च की जो रिटर्न थी उसकी फाइल करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी नियोक्ता हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित हैं और जिनके यहाँ 100 या उससे कम कर्मचारी रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा
कि इस विशेष योजना का जो केवल 3 महीने के लिए है, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, इस लॉकडाउन के दौरान विभिन्न उपक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर स्तर पर आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। मसलन एनटीपीसी और सेल की संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल भिलाई ने बिजली की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की एनएसपीसीएल कंपनी के महाप्रबंधक वीएम राजन से। देखिए, एनएसपीसीएल जो बिजली उत्पादन कर रहा है ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो हमको प्लांट चलाना है, लेकिन ये प्लांट चलाते हुए कितना कम आदमी में कैसे चलाएंगे, ये हमारा अभी आजकल हमारा चैलेंज है। तो हम लोग उसमें क्या किया, बहुत लोगों को हम वर्क फ्रॉम होम गया है। बहुत सारा काम जो मैन्युअली फाइल जा रहे थे पहले, उसको हम डिजिटलाइज का ऑलरेडी कर चुका है। और जितना भी है हमारा रिव्यू मीटिंग्स है, हम पूरा मीटिंग अभी वीडियो में ही कर रहे हैं। कोई पर्सनली मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन में ही सब काम करा रहे हैं। और हमारा जो पावर है ये इधर में PP2 है जो सेल से पहले बिलास स्टील प्लांट के लिए पूरा पावर जा रहा है। उसको छोड़ के मेरे पास PP3 है 2x250 मेगावाट 500 मेगावाट का पावर है। ये BSP के लिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए जा रहे हैं, बाकी स्टेट के लिए भी जा रहे हैं। तो जितना उनको पावर चाहिए वो हम पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस में हमारा चैलेंज है कि हमको जितना पावर चाहिए उतना पावर हमको देना है, तो उसी में उतना पावर हम दे रहे हैं, उसमें हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी कम करके भी हम चला पा रहे। अभी जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट का है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि जितना भी लॉकडाउन में लोग है तो सभी को खाना पहुंचाना है, सभी को खाना मिलना चाहिए। मेरे पास जितना भी लोग काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसको भी बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम करा रहे, उनको हम बुला नहीं रहे, लेकिन उसका सैलरी एक दिन का भी हम नहीं काटा। सभी को 31 को हम उसका पेमेंट थ्रू बैंक पहुंचा रहे कि उनको दिक्कत ना हो। लॉकडाउन का पीरियड में हमारा बगल में जितना भी गांव है वो गांव में कुक्ड फूड गरीब लोगों को पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। डेली 1000 लोगों को लंच और डिनर हम खिला रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। विलेज में 2000 रेशन किट हम डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें एक आदमी के लिए 3 किलो चावल, गेहूं, शुगर सभी का किट बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो सपोर्ट करना है, ये लॉकडाउन के चलते हुए जितना इनकम कम हो रहे लोगों को, उसको गवर्नमेंट को हमको साथ देने के लिए हम ये सब काम हम करा रहे हैं। उसके साथ साथ गांवों में सैनिटाइजिंग, उनको मास्क वितरण करना है, ये सब हम करा रहे हैं। गांव में जाके हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया, हम खुद जाके हमारा गाड़ी बेच के हम सैनिटाइजेशन भी किया। उसके साथ हम गवर्नमेंट का जो सपोर्ट चाहिए ये सपोर्ट दे रहे हैं कि हम हमारे से जितना हो सकते हैं उतना हमारा आसपास के गांव में खाना खिला रहे, उसको सैनिटाइज भी करा रहे। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे न सिर्फ उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। ऐसे ही एक बानगी बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखी, जहां सहायता समूह की महिला कमांडो को जिला खनिज न्यास निधि से मिनी राइस मिल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर रानू साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया। महिला स्वावलंबन के लिए जिले में DMF योजनाएं एवं अन्य योजनाओं के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो है उपकरण, कृषि से संबंधित एवं अन्य उपकरण भी दे रहे हैं, जैसे कि मशरूम बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मसाला तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसी क्रम में मिनी राइस मिल भी दिया जा रहा है। तो मिनी राइस मिल में ये होता है, एक छोटी सी राइस मिल होती है जिसमें जो है धान कूटा जा सकता है और चावल से आटा या गेहूं से आटा बनाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की दाल निकाली जा सकती है, और गांव में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और गांव से लोगों को जो है शहर में या कस्बे में जाना पड़ता है। और इसी क्रम में हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ महिला कमांडोज जो हैं, लगभग 16,000 महिला कमांडो है जो विभिन्न स्व सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं और जिले के सोशल पॉलिसिंग में और प्रशासन की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने में बहुत अच्छा मदद कर रही हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कुल 22 राइस मिल महिला कमांडोज को दिए हैं। 35 और राइस मिल के ऑर्डर हैं जो आगामी 10 से 15 दिन में महिला कमांडो को दिया जाएगा। इन राइस मिल से महिला कमांडोज को प्रति माह 8 से 9 हजार रुपए की इनकम हो रही है।
बालोद जिले के ग्राम दनिया, सकरौद और खपरी सहित अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर इन महिला समूह को मिनी राइस मिल प्रदान की गई है। कुछ महिला हितग्राहियों ने आकाशवाणी समाचार को बताया। आप हैं खूमन बाई। राइस मिल जुड़े है तब से बाहर कोई नहीं जाते, यहाँ पीछे बार आते सरेखा जात इनते मन अब नहीं जा, इनसे पीछे आमदनी बहुत है बे, रोज 200-250 के आमदनी हुआ थी हमारे गांव में। हमार सबो बहनी मन हाँ पिसवा था नीचे वहाँ जाते थे, यहाँ जाओ के बोलथन तहना थे। कुछ इनकम भी हो जा रहा है। हाँ, इनकम 200-250-300 की बिक्री हो जाती। सोनिया यादव ने इस संबंध में बताया, मैं दनिया की रहने वाली हूँ। यहाँ पर जो राइस मिल नहीं थी हमारे गांव में, तो ये चीज हमारी ये समूह द्वारा हम लोग को ये मिला है, तो इसमें से हम लोग को बहुत ही सुविधा महसूस हो रही है। जो अन्य गांव जाने की आवश्यकता पड़ रही वो हमें गांव में ही मिल रही है। और यहाँ मतलब यहाँ तो और नहीं थे ये सब चीज, तो इसमें जो है धनिया, चावल, धान, ये सब चीज की सुविधा हम लोग को गाँव में ही मिल रही है। तो कितनी आमदनी वगैरह हो जा रही है? यहाँ मतलब 150-200 मतलब प्रतिदिन की। प्रेमवती यादव का कहना है, मोर समूह का नाम नारी शक्ति संयुक्त देहता समूह। हमारा 3 महीना पहले से मिले है राइस मिल कलेक्टर द्वारा। ओमे हमन चावल, गेहूं, धनिया, कनकी पिसाई करत हन और धान कुटाई भी करत हन। ओकर से हमारा डेली 100-150 डेली प्रतिदिन 200 मिला थे। ओकर से हमारा जीवन यापन हुआ थे। श्रोताओं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में सबसे कारगर स्रोत सौर ऊर्जा साबित हुई है, जिसके माध्यम से वनांचलों में और सुदूर ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण कार्य को काफी सफलता मिली है। इस संबंध में हमारे राजनांदगांव संवाददाता मिथिलेश देवांगन ने बताया, हर गांव और प्रत्येक घर को रोशन करने के लक्ष्य को पूरा करने में क्रीड़ा विभाग लॉकडाउन के दौरान भी संजीदगी के साथ काम कर रहा है। जिले के 852 घरों में सोलर संयंत्र स्थापित कर क्रीड़ा विभाग ने उन घरों का अंधेरा तो दूर किया ही है, साथ ही बिजली के बिना ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाने वाले बच्चों की दिक्कतें भी दूर की है। इसके लिए सोलर होम प्लांट प्रदान कर उन्हें पढ़ाई में सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई है। साथ ही ऐसे परिवारों को जरूरी उपकरण भी मुहैया कराया गया है। श्रोताओं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान भी काफी कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की दुर्ग जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण हटवार से। यह हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 896 यूनिट बनने हैं, जिसमें लॉकडाउन के बाद में जो कार्य शुरू हुआ है उसमें हम सरकार के सभी तरह के जितने भी नियम बनाए गए हैं उसका हम पूर्ण तरह से पालन कर रहे हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेबर की हमें काफी आवश्यकता है, फिर भी हम आधे से कम लेबर से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए। जिससे काम में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, फिर भी काम शुरू करने के लिए और लेबर को कार्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए हम ये कार्य शुरू सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, जिसमें कि हम लोग थर्मो स्क्रीनिंग का कार्य हम करते हैं। सुबह लेबर कार्यस्थल में पहुंचने के पहले सभी का थर्मल स्क्रीनिंग लिया जाता है, जो कि डेली वाइज उसको मेंटेन किया जाता है, और उसके तुरंत जो है हम सैनिटाइज कराते हैं, जिसमें हम लोगों ने साइट में जो सुविधा, जो उपकरण हमारे पास में थे उसी से बनाया गया है, जिससे हम उसको पूरा सैनिटाइज कराते हैं लेबर टू लेबर। वो भी दिन में 4 बार करते हैं, जो कि एक सुबह, एक दोपहर में खाना खाने के लिए छुट्टी होती है उसके पहले, एक खाना खाने के बाद जब काम दोबारा शुरुआत होती है, और एक लेबर छुट्टी करने के पहले। इस तरह से हम 4 बार जो है सैनिटाइज का कार्य कराते हैं। उसके बाद सभी लेबर लोगों को ये हिदायत दी गई है कि सभी लोग मुंह के ऊपर मास्क लगाए या फिर किसी भी तरह का गमछा, रुमाल का उपयोग करें। जो ऐसा न करता है उसे हम यहाँ पे कार्य करने नहीं देते हैं।
इन जानकारियों के बाद कोरोना से बचने का एक संदेश छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका लता खापर्डे ने आपके लिए दिया है। लता जी, आप मन छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायिका हरो और अभी पूरा देश में जो लॉकडाउन चलत हे तो ओकर संदर्भ में हमन आप मन से एक ठन संदेश चाहबो श्रोता मन बर। जी बिल्कुल। तो सुनो, सबो संगवारी मन ला लता खापर्डे के डहान ले जय जोहार। संगवारी हो, ये जो विपदा कोरोना के आए है ओकर ले हमन ला मिलजुल के लड़ना है। हमर सरकार के बात ला मानना है, नियम और संयम से रहना है। हमन जरूर अपन लड़ाई में जीतबो। और मोर आप मन से निवेदन है, घर में रहो, लॉकडाउन के पालन करो, साबुन से बार बार हाथ ला धोत रहो, अपन आप ला सुरक्षित रखो। बस अतका ही कहना है मोला। और मैं एक गाना आप मन ला सुनात हूँ। काबर निकले संगे मोर तेहार दामा, काबर निकले संगे मोर तेहार दामा, घर में राखो संगी ठोर मानो बातेला, लॉकडाउन के पालन कर ले, घर में अपन खुशहाली भर ले, जिंदगी सवर जाए तो संकट घड़ी माँ, काबर निकले संगे मोर तेहार दामा, कोनो संग झन हाथे मिलावो, दुरिया ले तू मन गुठियावो, मुँह लापन तोप के राखो, बचू कोरोना बीमारी ले, हाथे धो संगे मोर, घेरी बेरी साबुन ले, घर मारा हो संगे मोर, मानो बाते ले, घर मारा हो संगे मोर, मानो बाते ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। कार्यक्रम की आज की कड़ी से चलते चलते आपसे ये कहना हम जरूरी समझते हैं कि कोरोना से हमारी लड़ाई महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। इसीलिए अधिक सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में 15 मई को सुबह 10:30 पर आपसे फिर भेंट होगी। इस कड़ी में हम आपके लिए 11 मई को रिकॉर्ड किए गए आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर होंगे। इसे सुनना न भूलिएगा। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।